हेलो सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। सो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11 चैप्टर 14 श्वसन और गैसों का विनिमय की एनसीईआरटी ऑडियो बुक, जो कि प्योरली हिंदी में है। सो गाइस, इस बुक की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। एंड हमने इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स कंप्लीट कर लिए। सो डोंट टू वरी, मैं एकदम सीरीज वाइज लाइन वाइज ही चल रही हूँ। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम 12th की भी एनसीईआरटी ऑडियो बुक कवर करेंगे एंड फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में भी सोचेंगे कुछ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। एंड आप जो भी वीडियोस देखते हैं सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। एंड वीडियो को लाइक करें और वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे या फिर अच्छा नहीं लगे, कुछ भी आपको क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूनीकरण वर्णनकर्ता जीवन के स्वरूपों के अध्ययन का उपागम है। परिणाम स्वरूप भौतिक रसायन संकल्पना एवं तकनीकी के उपयोग में वृद्धि होती है। ऐसे अध्ययनों में बहुतायत से या तो जीवद ऊतक मॉडल का प्रयोग करते हैं या फिर सीधे सीधे कोशिका मुक्त प्रणाली का उपयोग करते हैं। एक ज्ञान की अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप आणविक जीव विज्ञान का जन्म हुआ। आज जैव रसायन शास्त्र एवं जैव भौतिकी के साथ आणविक शरीर विज्ञान लगभग पर्यायवाची बन चुका है। हालांकि अब तीव्र वृद्धि के साथ आणविक शरीर विज्ञान लगभग पर्यायवाची बन चुका है। हालांकि अब तीव्र वृद्धि के साथ यह महसूस किया जा रहा है कि न तो शुद्ध रूप से जैविक उपागम और न ही शुद्ध रूप से न्यूनीकरण आणविक उपागम जैव वैज्ञानिक प्रक्रम या जीवित प्रत्याभासों के सत्य को उद्घाटित कर पाएगा। वर्गीकी जीव विज्ञान हमें यह विश्वास दिलाता है कि सभी जैविक प्रत्याभास अध्ययन के अंतर्गत सभी कारकों की परस्पर क्रिया के कारण निर्गत विशिष्टताएं या गुणधर्म अणुओं का नियामक नेटवर्क सुप्रा आणविक जनसंख्या एवं समुदाय हर एक निर्गत गुणधर्म को पैदा करते हैं। इस खंड के अंतर्गत आने वाले अध्यायों में प्रमुख मानव शरीर वैज्ञानिक प्रक्रम जैसे कि गैसों का विनिमय, रक्त परिसंचरण तंत्र, गमन संचलन के बारे में कोशिक एवं आणविक भाषा में वर्णन किया गया है। अंतिम 2 अध्यायों के अंतर्गत जैविक समन्वय के बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सो हमारी जो 5वीं इकाई जो है 11th की बुक की मानव शरीर विज्ञान वो स्टार्ट हुई है। तो इसका आपको ऐसे ही ऊपर से बताया गया है कि इस इकाई में हम क्या पढ़ेंगे। और ये है एक वैज्ञानिक अल्फोंसो कॉर्टी, इनके बारे में बताया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। सो इसके लिए भी हम एक अलग सीरीज चलाएंगे और उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और सभी वैज्ञानिकों के साथ में, ताकि हमें याद करने में मुश्किल ना हो। सो चलिए हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। श्वसन और गैसों का विनिमय। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है जो हानिकारक है। इसलिए आवश्यक है कि कोशिकाओं को लगातार O2 उपलब्ध कराई जाए और CO2 को बाहर मुक्त किया जाए। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान विनिमय की इस प्रक्रिया को श्वसन, सामान्यतया श्वसन रेस्पिरेशन कहते हैं। दैट मीन्स ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन जो है 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग परिभाषाएं हैं। अपने हाथों को अपने सीने पर रखिए। आप सीने को ऊपर नीचे होते हुए अनुभव कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यह श्वसन के कारण हुआ है। हम श्वास कैसे लेते हैं, इस अध्याय के निम्न खंडों में श्वसन अंगों और श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन किया गया है। 14.1 श्वसन के अंग। प्राणियों के विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटेक्रमी आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होता है, जिनसे वातावरण की वायु का उनके शरीर में विभिन्न स्थान पर पहुंचती है ताकि कोशिकाएं सीधी गैसों का आदान प्रदान कर सके। जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष संवहनीय संरचना क्लोम गिल द्वारा होता है, जबकि जल स्थलचर प्राणियों में श्वसन विशेष संवहनीय थैली फुफ्फुस या फेफड़ों द्वारा होता है। कशेरुकों में मछलियां क्लोम गिल द्वारा श्वसन करती है, जबकि एम्फीबिया, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा, नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में एक पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। 14.1 मानव श्वसन तंत्र। हमारे एक जोड़ी बाह्य नासाद्वार होते हैं जो होठों के ऊपर बाहर की तरफ खुलते हैं। ये नासा मार्ग द्वारा नासा कक्ष तक पहुंचते हैं। नासा
वक्ष ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थीमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। भोजन निकलते समय घाटी एक पतली लोचदार उपास्थल पल्ले फ्लैप कंठ छद्म एपिग्लॉटिस से ढक जाती है, जिससे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक पांचवी वक्षीय कशेरुकी तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीयक एवं तृतीयक स्तर की श्वसनी श्वसनिका और बहुत पतली अंतस्थ श्वसनिकाओं में समाप्त होती है। श्वास नली प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्वसनी तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थल वलयों से आलंबित होती है। प्रत्येक अंतस्थ श्वसनिका बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिकाएं थैली जैसी संरचना कूपिकाओं में खुलती है, जिसे वायु कूपिकाएं कहते हैं। श्वसनी श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ों लंग्स की रचना करता है। चित्र 14.1 आप देख सकते हैं। हमारे दो फेफड़े हैं जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुस आवरण जिसे प्लूरा कहते हैं से ढके रहते हैं और जिनके बीच फुफ्फुस आवरणी द्रव भरा रहता है। ये फेफड़ों की सतह पर घर्षण कम करता है। बाहरी फुफ्फुस आवरणी झिल्ली वक्षीय परत के निकट संपर्क में रहती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुस आवरणी झिल्ली फेफड़े की सतह के संपर्क में होती है। बाह्य नासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग चालन भाग, जबकि कूपिकाएं एवं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कूपिकाओं तक संचारित करते हैं, इसे बाहरी कणों से मुक्त करता है, आर्द्र करता है तथा वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग आदान प्रदान इकाई रक्त एवं वायुमंडलीय वायु के बीच O2 और CO2 का वास्तविक विसरण स्थल है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जो शरीरतः एक वायुरोधी कक्ष है। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठ भाग में कशेरुक दंड अधर भाग में उरोस्थी, पार्श्व में पसलियां और नीचे से गुंबदाकार डायाफ्राम द्वारा बनता है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े फुफ्फुस की गुहा में प्रतिबिंबित हो जाएगा। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है। डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम। आप हर डायग्राम का ध्यान रखें। श्वसन में निम्न चरण सम्मिलित हैं। श्वसन या फुफ्फुसी संवातन जिसे वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों O2 और CO2 का विस्तरण, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन या फिर अभिगमन, रुधिर और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विस्तरण, अपचय क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग और उसके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना, कोशिकीय श्वसन जैसे कि अध्याय 12 श्वसन में बताया गया है। 14.2 श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित होते हैं। अंतः श्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है और निःश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। वायु को फेफड़े के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतर श्वसन तभी हो सकता है जो वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब अंतर फुफ्फुसी दाब कम हो, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। इस तरह निःश्वसन तब होता है जब आंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डायाफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित बाह्य एवं अंतरापरशुक इंट्राकोस्टल इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायाफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है जो अग्र-पश्च अक्ष एंटर-पोस्टेरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। बाह्य अंतरापरशुक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थी को ऊपर उठा देता है, जिससे पृष्ठाधार अक्ष डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया। चित्र 14.2 डायाफ्राम और अंतरापरशुक पेशियों का शिथिलन रिलैक्सेशन डायाफ्राम और उरोस्थी को उनके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वक्षीय आयतन को वक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुफ्फुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुफ्फुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। चित्र 14.2 ब हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है, जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक है। 14.2.1 श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। ज्वरीय आयतन
टाइडल वॉल्यूम इट्स टीवी। सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित वायु का आयतन यह लगभग 500 मिलीलीटर होता है, अर्थात स्वस्थ मनुष्य लगभग 6000 से 8000 मिलीलीटर वायु प्रति मिनट की दर से अंतःश्वासित तथा निश्वासित कर सकता है। अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट्स IRV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसित कर सकता है औसतन 2500 से 3000 ml होती है। निश्वसन सुरक्षित आयतन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट्स ERV। वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है औसतन यह 1000 से 1100 ml होती है। अवशिष्ट आयतन रेजिडुअल वॉल्यूम इट्स RV। वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसतन 1100 से 1200 ml होता है। ऊपर वर्णित कुछ श्वसन संबंधी आयतनों को जोड़कर फुफ्फुसी क्षमताएं, फुफ्फुसी धारिताएं निकाली जा सकती है, जिनका नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जा सकता है। अंतःश्वसन क्षमता इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इट्स IC। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा या आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, इसमें जोड़ीय आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है, TV प्लस IRV। निश्वसन क्षमता एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इट्स EC। सामान्य अंतःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा या आयतन जिसे एक व्यक्ति निश्वसित कर सकता है, इसमें जोड़ीय आयतन और निश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित होते हैं, TV प्लस ERV। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी FRC। सामान्य निश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा या आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित है, ERV प्लस RV। जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी VC। बलपूर्वक निश्वसन के बाद वायु की वह अधिकतम मात्रा या आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वसित कर सकता है, इसमें ERV, TV और IRV सम्मिलित है, अथवा वायु की वह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निश्वासित कर सकता है। फेफड़ों की कुल क्षमता टोटल लंग कैपेसिटी TLC। बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा, इसमें RV, ERV, TV और IRV सम्मिलित है, यानी कि जैव क्षमता प्लस अवशिष्ट क्षमता VC प्लस RV। 14.3 गैसों का विनिमय। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है। इन स्थलों पर O2 और CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण घटक है। ये डायग्राम आपको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प करेगा। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दाब में भागीदारी को आंशिक दाब कहते हैं और इसे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PO2 तथा PCO2 द्वारा दर्शाते हैं। वायुमंडलीय वायु और दोनों विसरण स्थलों में इन दो गैसों के आंशिक दाब तालिका 14.1 और चित्र 14.3 में दर्शाए गए हैं। सारणी में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कूपिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कूपिकाओं की तरफ, चूंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है। मैं आपको बता दूं कि ये टेबल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतःविसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विस्तृत होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों से बनी होती है, चित्र 14.4, तथा कूपिका की पतली शल्की उपकला, शल्की एपिथेलियम, कूपिकाओं की कोशिकाओं की अंतकला और उनके बीच स्थित आधारी तत्व जो पतली आधारी झिल्लिका की बनी होती है, तथा सहायक शल्की उपकला आधारी झिल्लिका और रक्त कोशिकाओं की अंतकला की एकल परत द्वारा घिरी होती है। फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 ml से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कूपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कूपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूल होते हैं। 14.4 गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। O2 और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है। लगभग 97% O2 का परिवहन रक्त में लाल कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% O2 का प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, जबकि 70% बाइकार्बोनेट के रूप में अभिगमित होती है। लगभग 7% CO2 प्लाज्मा द्वारा घुली अवस्था में होती है। 14.4.1 ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लौहयुक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय
ढंग से बनकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन कर सकता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 O2 अणुओं के वहन कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बनना प्राथमिक तौर पर O2 के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं जो इस बंधन को बाधित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर सिग्मा वक्र सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। इस वक्र को वियोजन वक्र कहते हैं जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 और H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। चित्र 14.5 कुपिकाओं में जहां उच्च PO2, निम्न PCO2, कम H+ सांद्रता और निम्न तापक्रम होता है, वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सभी घटक अनुकूल साबित होते हैं, जबकि ऊतकों में निम्न PO2, उच्च PCO2, उच्च H+ सांद्रता और उच्च तापक्रम की स्थितियां ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन के लिए अनुकूल होती है। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बंधता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है। 14.4.2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन लगभग 20 से 25% के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित होती है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PCO2 और निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है, जबकि कुपिका में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च होता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन संबंधित CO2 कुपिका में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता RBC में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्न प्रतिक्रियाओं दोनों दिशाओं में सुगम होती है। CO2 + H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज से H2CO3 और कार्बोनिक एनहाइड्रेज से वापस HCO3- and H+ में टूट चुका है। ऊतकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त RBC और प्लाज्मा में विस्तृत होती है और HCO3 और H+ बनाती है। कुपिका में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2O बनते हैं। इस तरह बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कुपिका तक परिवहित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। चित्र 17.4 प्रति 100 ml विऑक्सीजनित रक्त द्वारा कुपिका में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। 14.5 श्वसन का नियमन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मानव में अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन की लय को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान है जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क के पौन क्षेत्र में एक केंद्र स्थित होता है जिसे श्वास प्रभावी श्वास अनुचन न्यूमोटैक्सिक केंद्र कहते हैं, जो श्वसन लय केंद्र के कार्यों को संयत सुधार कर सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंतर श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं और इस प्रकार श्वसन दर रेस्पिरेटरी रेट को परिवर्तित कर सकते हैं। लय केंद्र के पास एक रसो संवेदी कीमोसेंसिटिव केंद्र लय केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। महाधमनी चाप, एओर्टिक आर्क और ग्रीवा धमनी कैरोटिड आर्टरी से जुड़े संवेदी संरचनाएं भी CO2 और H+ सांद्रता के परिवहन को पहचान सकते हैं तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु लय केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। 14.6 श्वसन के विकार, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दमा, अस्थमा में श्वसनी और श्वसनिकाओं की शोध के कारण श्वसन के समय घरघराहट होती है तथा श्वास लेने में कठिनाई होती है। श्वसनी शोध, ब्रोंकाइटिस, यह श्वसनी की शोध है जिसके विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन तथा जलन होती है, जिससे लगातार खांसी होती है। वातस्फीति, एम्फाइसीमा एक चिरकालिक रोग है जिसमें कुपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैस विनिमय सतह घट जाती है। धूम्रपान इसके मुख्य कारकों में से एक है। व्यावसायिक श्वसन रोग, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज, कुछ उद्योगों में विशेषकर जहां पत्थर की घिसाई पिसाई या तोड़ने का कार्य होता है, वहां इतने धूल के कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली उन्हें पूरी तरह निष्प्रभावित नहीं कर सकती। दीर्घकालीन प्रभावन शोथ उत्पन्न कर सकता है, जिससे रेशा रेशे ऊतकों की प्रचुरता होती है, जिसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुखावरण का प्रयोग करना चाहिए। हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। समरी भी इंपॉर्टेंट होती है नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम समरी रीड करेंगे। कोशिका है उपापचयी, इट्स नॉट उपापचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन
का उपयोग करती है तथा ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न करती है। प्राणियों में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन एवं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर करने के लिए कई तरह की क्रियाविधि विकसित है, जिनसे हमारे पास इस क्रिया के लिए एक पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र है, जिसके अंतर्गत 2 फेफड़े और इनसे जुड़े वायु मार्ग है। श्वसन का पहला चरण श्वसन है, जिसमें वायुमंडलीय वायु कुपिकाओं में ली जाती है, जिससे अंतर श्वसन और कुपिकाओं से वायु को बाहर निकाला जाता है। निःश्वसन ऑक्सीजन रहित रक्त और कुपिका बेग के बीच O2 और CO2 का विनिमय। इन गैसों का रक्त द्वारा पूरे शरीर में परिवहन, ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऊतकों के बीच O2 और CO2 का विनिमय और कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग। कोशिकीय श्वसन अन्य सम्मिलित चरण है। अंतर श्वसन और निःश्वसन के लिए वायुमंडल और कुपिका के बीच विशिष्ट अंतरापर्शक पेशियां इंटरकॉस्टल और डायाफ्राम की सहायता से दाब प्रवणता पैदा की जाती है। इन क्रियाओं में सम्मिलित वायु के विभिन्न आयतन को स्पाइरोमीटर की सहायता से मापा जा सकता है, जिनका चिकित्सीय व नैदानिक महत्व है। कुपिका एवं ऊतकों में CO2 और O2 का विनिमय विस्तरण द्वारा होता है। विस्तरण दर O2 PO2 और CO2 PCO2 की आंशिक दाब प्रवणता उनकी घुलनशीलता और विस्तरण सतह की मोटाई पर निर्भर है। ये कारक हमारे शरीर में कुपिका से ऑक्सीजन का विऑक्सीजनित रक्त से ऊतकों में विस्तरण सुगम बनाते हैं। ये कारक CO2 के अर्थात ऊतकों से कुपिका में विस्तरण के लिए भी अनुकूल होते हैं। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन होता है। कुपिका में जहां PO2 अधिक रहता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से युग्मित हो जाती है तथा ऊतकों में जहां PO2 कम, PO2 एवं H+ की सांद्रता अधिक होती है, सरलता से वियोजित हो जाती है। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की सहायता से बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बामीन हीमोग्लोबिन के रूप में वहन की जाती है। ऊतकों में जहां PCO2 उच्च और PO2 निम्न होता है, वहां यह रक्त से युग्मित होता है, जबकि कुपिका में जहां PCO2 निम्न और PO2 उच्च रहता है, यह रक्त से निष्कासित हो जाता है। श्वसन लय मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र स्थित श्वसन केंद्र द्वारा बनाए रखी जाती है। मस्तिष्क के पौन क्षेत्र में से श्वास अनुचन, श्वास प्रभावी न्यूमोटॉक्सिक केंद्र तथा एक रसो संवेदी क्षेत्र श्वसन क्रियाविधि को परिवर्तित कर सकता है। आपने जिस भी कोचिंग से या फिर ऑनलाइन आपने पढ़ाई की है, वहाँ के जो नोट्स हैं उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो डोंट वरी, जो भी बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं, जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं 11 का जो मतलब एग्जाम है वो देने वाले हैं, तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और नीट वालों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।